अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने इस हफ्ते नए माली साल का बजट पेश कर दिया। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% तक इजाफा किया गया है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई में होशरुबा इजाफा हो गया है और हमेशा की तरह ये सब मुतवक्के था। लेकिन सबसे अहम सवाल तो ये है कि हुकूमत के पास महंगाई कंट्रोल करने के कौन से ऑप्शन बाकी बचे हैं। बजट और महंगाई के अलावा भी इस हफ्ते बहुत कुछ होता रहा, जिसके बारे में तफसील से बात करेंगे। मैं आप तक पहुंचाऊंगी कराची से पूरे हफ्ते की खास खबरें। लाहौर से सफर में मेरे साथ होंगी मनाहिल। जी मनाहिल, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? थैंक यू महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ मनाहिल शेख। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। हुकूमत का बिजली बचाने के लिए नया कदम, दुकानें रात को जल्द बंद करने का फैसला। वजीर आला पंजाब ने सरकारी कीमतों पर अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए नई सर्विस का आगाज कर दिया। थाना टाउनशिप का पुलिस एहलकार डाकुओं का सरगना निकला। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को दुआ ज़हरा के ससुराल वालों को हरासा करने से रोक दिया। कोरोना के दिनों में काम करने वाले कोरोना कंसल्टेंट अभी तक नौकरी के मुंतजर। लाहौर में डाकुओं का वारदात के लिए कीमती गाड़ियों का इस्तेमाल। हम बताएंगे कि स्टेज के फनकारों पर महंगाई के असरात क्या हैं। जायदाद के तनाज़ा पर भाई के हाथों 2 बड़े भाई कत्ल। लाहौरियों में मेडिसिन प्लांट्स उगाने का रुझान बढ़ गया। लाहौर में सुंदर के इलाके में नामालूम अफराद ने चलती गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। लाहौर में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रूनुमाई तकरीब। और इस्लामाबाद से इस सफर में मेरा साथ देंगी रज़िया खान। जी रज़िया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी शहर इक़्तिदार में रोनुमा होने वाली अहम खबरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। माली साल 2022-23 के लिए 95 खरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रीन यूथ मूवमेंट के आगाज़ का ऐलान। इक़्तिसादी सर्वे 2021-22 की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में माशी शरह नमू 4.8% हदफ के मुकाबले में 6% रही। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा। रवां हफ्ते 33 अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया। बीजेपी रहनुमाओं की तरफ से पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना बयानात, मुस्लिम दुनिया गम व गुस्से का शिकार। सोशल मीडिया पर बायकॉट इंडिया की मुहिम जोर पकड़ने लगी। इस्लामाबाद में मारगला के पहाड़ों और खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में आग लगने के वाक़यात। आग लगने से जंगली हयात समेत पौधों और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा। लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। रुकने कौमी असम्बली और मीडिया पर्सन आमिर लियाकत का इंतकाल। इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट इस प्रोग्राम का हिस्सा है जो थोड़ी देर बाद आप देख सकेंगे। सिंध हुकूमत ने मुनाफा खोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। घरेलू सनती और अस्पतालों का फुजला, रिहायशी इलाकों और नहरों में फेंकने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। सिंध नॉन मुस्लिम वेलफेयर कमेटी का इजलास। पहली जमात से 10वीं जमात के तलबा को स्कॉलरशिप देने का फैसला। कराची में दुकानें, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे से पहले बंद कर दिए जाएंगे। इंतजामिया और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कराची में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। डाकुओं की गोलियों का निशाना बनने वाला पुलिस एहलकार कई दिन तक अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद चल बसा। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर से कि रुकने कौमी असम्बली और पाकिस्तान के मारूफ मीडिया पर्सन आमिर लियाकत हुसैन इस जुमेरात को 51 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत हुसैन खुदादाद कॉलोनी में मौजूद अपनी रिहाइश गाह में मुर्दा पाए गए थे। पाकिस्तानी मीडिया का बहुत बड़ा नाम इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 1971 को कराची में पैदा हुए। एक ब्रॉडकास्टर, टीवी मेज़बान और कॉलम निगार की हैसियत से वो अपना एक मुनफरिद मकाम रखते थे। मीडिया से हटकर सियासी मैदान में भी आमिर लियाकत ने किस्मत आजमाई तो इस मैदान में भी कामयाबी उन्हें उनके कदम चूमे।
انہوں نے MQM کے پلیٹ فارم سے 2002 میں انتخابات میں حصہ لیا اور رکن قومی اسمبلی بنے۔ عامر لیاقت حسین وزارت مذہبی امور کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے۔ سیاسی میدان کے ساتھ ساتھ عامر لیاقت میڈیا میں بھی مصروف رہے۔ مارچ 2018 میں انہوں نے PTI میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ وہ حلقہ NA 245 سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ اپنی بے باک گفتگو اور لگاتار بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے عامر لیاقت کو میڈیا میں ایک انفرادی مقام حاصل تھا۔ عامر لیاقت ایک ایسے شخص تھے جن کو کبھی کسی نے لاجواب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ وہ مسکرا کر ہر تند و تیز سوال کا نہ صرف جواب دیتے بلکہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو اپنے دلائل سے لاجواب بھی کر دیتے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے بطور ٹی وی اینکر بے پناہ شہرت سمیٹی۔ مختلف ٹی وی چینلز میں مذہبی پروگراموں کی میزبانی کی۔ انہوں نے 3 شادیاں کی۔ اپنی نجی زندگی کے حوالے سے وہ ہمیشہ خبروں کی زینت بنے رہے۔ اپنی موت سے پہلے وہ اپنی تیسری شادی کی ناکامی سے پریشان تھے اور کئی طرح کے تنازعات میں گھر چکے تھے، جس کا اظہار وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کرتے رہے تھے۔ عامر لیاقت 51 برس کی عمر میں دنیا چھوڑ گئے، لیکن انہیں فراموش کرنا شاید کسی کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ چند دن پہلے چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت نے تمام ڈویژنل کمشنرز کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کر کے نہ صرف بھاری جرمانے کیے جائیں بلکہ منافع خوروں کا طویل عرصے تک کاروبار سیل کریں۔ اس اجلاس میں کمشنر کراچی محمد اقبال میمن، سیکریٹری خوراک راجہ خرم شہزاد کے علاوہ سیکریٹری ایگریکلچر سپلائی اینڈ پرائس اعجاز احمد محسر بھی شریک ہوئے۔ ان شخصیات کے علاوہ ویڈیو لنک پر کمشنر حیدرآباد، کمشنر سکھر، کمشنر شہید بے نظیر آباد اور کمشنر لاڑکانہ نے بھی اس اہم اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ڈویژنل کمشنر نے قیمتوں پر کنٹرول کے حوالے سے مئی کے مہینے میں کی گئی اپنی کارروائیوں سے متعلق بریفنگ دی۔ بریفنگ کے دوران ڈویژنل کمشنر نے بتایا کہ صوبے بھر میں مئی کے مہینے میں 10,000 سے زائد دکانوں کا دورہ کیا گیا۔ اس دوران منافع خوری کے جرم میں 1,000 سے زائد دکانداروں پر 34 لاکھ سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔ صرف کراچی میں 600 سے زائد دکانداروں پر تقریباً 30 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس کے علاوہ حیدرآباد ڈویژن میں 200 دکانداروں پر منافع خوری کے جرم میں تقریباً 3.5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اور اب یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی باقی خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اتنا کیوٹ ہے، اف پھر سے سر کیا شبیر تو پر ویلکم بیک۔ سندھ حکومت نے گھریلو، صنعتی اور اسپتالوں کا فضلہ رہائشی علاقوں اور نہروں میں پھینکنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرنے اور ان کو نوٹسز بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر برائے ماحولیات اسماعیل راہو نے سخت کارروائی کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں ٹریٹمنٹ پلانٹ نہ لگانے والی صنعتوں کو پہلے مرحلے میں شو کاز نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ ان صنعتوں کے مالکان کو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کا وقت دیا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں 30 دن کے بعد ٹریٹمنٹ پلانٹ نہ لگانے والی صنعتوں کو بند کر کے سیل کر دیا جائے گا۔ محمد اسماعیل راہو نے افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے جلد کارروائی کر کے رپورٹ جمع کرائی جائے۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ کراچی کے شہری ان دنوں بدترین لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیل رہے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کہ الیکٹرک نے شہر میں گیس کی کمی کا جواز بنا کر بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بجلی کی طویل بندش کی وجہ سے شہریوں کو پانی کی قلت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔
कि इलेक्ट्रिक की जानिब से रात के औकात में भी कई घंटों तक बिजली बंद की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी रात जाग कर गुजारने पर मजबूर हैं। लोड शेडिंग से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में कोरंगी, लांढी, मलीर और शाह फैसल कॉलोनी समेत मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां लोड शेडिंग उरूज पर है। दूसरी तरफ नेपरा की जानिब से कि इलेक्ट्रिक के नवाजने का सिलसिला भी जारी है कि इलेक्ट्रिक को हर दूसरे माह फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर 3 से 5 रुपए फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी जा रही है, लेकिन शहर में होने वाली बदतरीन लोड शेडिंग पर मुताल्लिका इदारों ने चुप साध रखी है। चंद दिन पहले सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर गयान चंद ईसरानी की ज़ेर सदारत सिंध नॉन मुस्लिम वेलफेयर कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में पहली जमात से 10वीं जमात तक के नॉन मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया गया। सूबाई वजीर का कहना था कि इस हवाले से जल्द अखबारात में इश्तिहारात दिए जाएंगे। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल की स्कॉलरशिप में जो तलबा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से क्वालिफाई नहीं कर सके, उनकी स्क्रूटनी के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। ये कमेटी स्कॉलरशिप के लिए दिए जाने वाली दरखास्तों की दोबारा स्क्रूटनी करेगी ताकि किसी तालिबे इल्म के साथ नाइंसाफ़ी ना हो सके। कराची के ताजिरों ने मार्केटें जल्द बंद करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। चंद दिन पहले वफाकी हुकूमत ने तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में मार्केटें जल्द बंद करवाने का फैसला किया था। इस हवाले से ताजिर बरादरी से होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन के मुताबिक दुकानें, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे से पहले बंद कर दिए जाएंगे। इस फैसले पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया के अफसरान और ताजिरों के दरमियान राब्ता मजबूत बनाया जाएगा। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद कराची में ट्रांसपोर्टर्स ने अपने तौर पर किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स ने एक स्टॉप का किराया बढ़ाकर 30 रुपये, जबकि 5 किलोमीटर तक का किराया 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये तक कर दिया है। इसी तरह 10 किलोमीटर का किराया 40 से बढ़ाकर 60 रुपये और 15 किलोमीटर का किराया 50 से बढ़ाकर 70 रुपये तक कर दिया गया है। किरायों में होने वाले इस अचानक इजाफे से शहरी परेशान होकर रह गए हैं। ज़राए के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स हुकूमत की जानिब से तय करदा किरायों के बजाय अपनी मर्जी से किराया वसूल कर रहे हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया ने मुसाफिरों को ट्रांसपोर्टर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया है। कराची शहर में जराइम पेशा अफराद दिन दहाड़े शहरियों को लूटते हैं और फरार हो जाते हैं। ये सिलसिला एक अरसे से मुसलसल जारी व सारी है, लेकिन इंतजामिया अपने तमाम तर दावों के बावजूद इन जराइम पेशा अफराद को कानून की गिरफ्त में लाने में कामयाब नहीं हो सकी। चंद दिन पहले डकैती का एक ऐसा ही वाकया हुआ था। डकैती के इस वाकये में कोई आम शहरी नहीं बल्कि पुलिस एहलकार डाकुओं का निशाना बना। डाकुओं की गोलियों का निशाना बनने वाला पुलिस एहलकार कई दिन तक अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद चल बसा। तफसीलात के मुताबिक मकतूल पुलिस एहलकार अब्दुल्ला खान अपने दोस्तों के हमरा बैठा हुआ था कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने लूटमार शुरू कर दी। पुलिस एहलकार ने मुज़ाहमत की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस कांस्टेबल अब्दुल्ला समेत 3 अफराद जख्मी हुए। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार की गर्दन में गोली लगी। पुलिस एहलकार और बाकी जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस एहलकार अब्दुल्ला 9 दिन तक अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद बुध के रोज़ इंतकाल कर गया। मेरा इंतज़ामिया से ये सवाल है कि आखिर कब तक कराची के शहरी इन डाकुओं का निशाना बनते रहेंगे? आखिर कब तक? जी तो नाजरीन, मैंने कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी और अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद लाहौर से मनाहिल आपको बताएंगी ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का बिजली बचाने के लिए नया कदम, बाजार रात को 8 बजे बंद करने का फैसला किया है, जिस पर दुकानदारों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। एक तो बिजली नहीं आती, 1 घंटा आती है, 2 घंटे जाती है। जब कारोबार का टाइम है उस टाइम के लिए इन लोगों ने नोटिफिकेशन कर दिया जी 8:30 बजे दुकानें बंद करें। गरीब क्या करे? ये हमें बिजली पूरी दें, हम 8:30 बजे भी दुकानें बंद करने के लिए तैयार हैं। भाई पहले लाइट ही नहीं आ रही, बच्चों की रोज़ी कैसे पूरी करेंगे? भाई महंगाई इतनी हो गई है, क्या करेंगे हम? इसलिए भैया 8 बजे दुकान बंद कर कोई दुख नहीं बनता। कोई फिर कारोबार बंद नहीं करना हमने 8 बजे। हमारी पूरी तंजीम, लाहौर की तंजीम, करियाना मर्चेंट की तरफ से मैं कहता हूँ, बड़े बड़े स्टोर भी हैं, 300 बड़े स्टोर जो हैं वो भी मेरे यूनियन में हैं, और छोटी दुकानें जो गली मोहल्ले में हैं वो भी मेरी यूनियन है।
हमारा फैसला मुतफिका ये है कि हमने कारोबार अपना बंद नहीं करना, चाहे गवर्नमेंट जो मर्जी कर ले, अपने अल्ले तल्ले पे जो खर्चे हैं वो पहले कम करे। सारा दिन वैसे काम नहीं होता, रात को काम होता है, तो ये ऐलान उन्होंने गलत किया है। उनको चाहिए कि अपनी बिजली उधर से कम करें ना, अपने एसी बंद करें। जिन एसीयों में बैठते हैं वो एसी बंद करके तो हमारे लिए बिजली जो है ना वो मुहैया करें ना। बिजली सारा दिन तो लाइट नहीं आती। इनको चाहिए कि अपने गवर्नमेंट जो इदारों के एसी चलते हैं दिन रात, उनको कंट्रोल किया जाए, ना कि ये अवाम पे ये बर्डन डाला जाए। ऑलरेडी काम नहीं है, हम लोग पता नहीं कैसे अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, ठीक है, अपना पेट काट के दुकानों के रेंट, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट को ज़रा इस चीज़ का एहसास नहीं है, ठीक है, और गरीब वैसे ही जो मरता जा रहा है भूख से, ठीक है। और मेरी ये गवर्नमेंट से अपील है कि ये जो फैसला लिया गया ये वापस ले लें, आपकी बड़ी मेहरबानी है, गरीबों को ज़िंदा रहने का हक़ दे दें पाकिस्तान में। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इज़लाअ की सतह पर अशियाए ज़रूरिया की सरकारी कीमत में फ़रोख्त को यकीनी बनाने के लिए प्राइस डैशबोर्ड का इफ्तिताह कर दिया। हमजा शहबाज की जानिब से प्राइस डैशबोर्ड का इफ्तिताह होते ही सूबे में अशिया की सरकारी कीमतों में फ़रोख्त की निगरानी का अमल शुरू हो गया। डैशबोर्ड पर प्राइस मॉनिटरिंग के लिए इजला में डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ सरकारी ज़िलाई ओहदेदारान भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर डैशबोर्ड पर सुबह 10 बजे अशिया ज़रूरिया की कीमतों को अपलोड करने के पाबंद होंगे। कीमतों के हवाले से अवामी शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर लॉन्च कर दिया गया है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर में निश्तर कॉलोनी पुलिस ने डकैती की वारदातों में मुलव्विस थाना टाउनशिप के पुलिस एहलकार को 4 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार आतिफ साथियों के साथ मिलकर शहरियों को गन पॉइंट पर लूटता था। मुल्जिमान के कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें और 1.5 लाख नकदी बरामद हुई, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान में पुलिस एहलकार आतिफ मुजाहिद, वकास, इब्राहिम और आदिल शामिल हैं। मुल्जिमान ने डकैती और चोरी की दर्जनों वारदातों का एतराफ़ कर लिया, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात जारी हैं। जी नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा के ससुराल वालों को हरासा करने से रोक दिया। दुआ जहरा और उसके शौहर जहीर को सख्त हिफाजती इक़दामात में अदालत पेश किया गया। जुम्मे को पुलिस ने दुआ जहरा को अदालती हुक्म पर लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया। ज़राए के मुताबिक दुआ जहरा को कड़े हिफाजती हिसार में लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में पेश किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को हुक्म दिया है कि वो दुआ जहरा की सास और दीगर ससुराली रिश्तेदारों को हरासा ना करें। नाजरीन, आपको बताएं कि महकमा सेहत पंजाब ने फ्रंट लाइन सोल्जर्स की कोरोना कंसल्टेंट्स की हैसियत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सैकड़ों कोरोना कंसल्टेंट्स बेरोजगार हो गए। मजीद बता रहे हैं यूसुफ अब्बासी इस रिपोर्ट में। 2020 में हुकूमत की हिदायत पर पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में आलमी वबा के अरूज पर कोरोना कंसल्टेंट्स को 3 माह के लिए मुलाजमतें दी गईं, जिसकी मुद्दत में कोरोना की मौजूदगी में बतदरीज तोसी होती रही। कोरोना कंसल्टेंट्स को यकीन दहानी कराई गई कि इनकी मेहनत के सिला में इन्हें महकमा सेहत में एडाक बुनियादों पर मुलाजमत जारी रखने की इजाज़त होगी। हम गुजारिश करते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है, जहां बहुत सारी चीज़ों में और रिफॉर्म्स लाना चाहती हैं, ये चंद एक हकीकी रिफॉर्म्स हैं कि जिन लोगों ने कौम की खिदमत की है उनको फिलफौर परमानेंट करके उनको रोज़गार दिया जाए। इस वक्त महकमा सेहत में 4000 से 5000 डॉक्टरों की खाली असामियाँ हैं, जबकि कोरोना कंसल्टेंट्स की तादाद सैकड़ों में है। हमने तमाम उनको कहा है कि अपना जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए फौरी तौर पर एड हॉक पर ज़रूर वो उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करें, ताकि आवाम की सर्विस डिलीवरी को अफेक्ट ना हो। देखना है हुकूमत इन डॉक्टरों के रोज़गार को कैसे महफूज करती है। लाहौर में डकैती की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका, जबकि डाकुओं ने वारदात के लिए कीमती गाड़ियों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में नकाबपोश डाकुओं ने शहरी के साथ डकैती की वारदात की। डाकू मज़कूरा शख्स से 20 लाख रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कार में सवार 2 नकाबपोश डाकुओं ने अपनी गाड़ी शहरी की गाड़ी के आगे खड़ी कर दी और फिर एक डाकू ने जदीद राइफल और दूसरे ने पिस्तौल तानकर शहरी से 20 लाख लूट लिया।
पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। जी नाजरीन, मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद बढ़ती महंगाई ने जहां आम शहरियों को परेशान कर रखा है, वहीं स्टेज से वाबस्ता फनकार भी आहें भरने पर मजबूर हैं। तमासील, महफिल समेत लाहौर भर के थिएटर्स में इन दिनों ड्रामों की तैयारी और रिहर्सल के दौरान भी फनकारों का ज़्यादातर मौजूए बहस पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें और होशरुबा महंगाई ही होता है। फनकारों के मुताबिक खुदारा हम पर रहम किया जाए और हमें फाकों से बचाने के लिए बढ़ती महंगाई पर काबू पाया जाए। मजीद तफसीलात मियां असगर सलीमी से। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो आम शहरियों के साथ फनकार भी सर पकड़कर बैठ गए। हमारी पेमेंट्स वहीं पर वहीं हैं जहाँ हैं, वो बड़ी नहीं है। सैलरी बढ़ जाती है, फैक्ट्री में जॉब करने वाले की तनख्वाह बढ़ जाती है, लेकिन फनकार की सैलरी बहुत कम बढ़ती है। गवर्नमेंट से हम डिमांड नहीं बल्कि अपील करना चाहेंगे कि इतनी महंगाई क्यों कर रहे, खुदाया सस्ता करें हर चीज़ को। पंजाब थिएटर आर्टिस्ट प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह ने फनकारों के तफरीही टैक्स में छूट देने का मुतालबा किया। 1 साल के लिए हमारी जो स्क्रिप्ट की फ़ीस है 15,000 रुपये हर हफ्ते हर थिएटर को अदा करनी पड़ती है, उसकी छूट दी जाए। और जो 17% 1 जुलाई से तफरीही टैक्स लागू होना है, 1 साल के लिए उसकी छूट दी जाए। फनकारों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को गरीबों पर जुल्म के मुतरादिफ करार दिया। नाजरीन, जायदाद के तनाज़ा पर छोटे भाई ने अपने बड़े भाइयों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। लाहौर दाता दरबार के इलाके में मुलजिम मुख्तार ने जायदाद के तनाज़ा पर अपने बड़े भाइयों को जान से मार दिया। पुलिस का कहना है कि कत्ल होने वालों की उम्र 60 और 65 साल थी। जायदाद के तनाज़े के बायस पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस ने टिकसाली के रहायशी 57 साला मुख्तार को मौके से गिरफ्तार करके कत्ल का आला भी बरामद कर लिया। पंजाब में ख़वातीन को माशी हवाले से खुद मुख्तार बनाने की कोशिशें जारी हैं, जिसके लिए घरेलू सतह पर मेडिसिन प्लांट्स और मशरूम की पैदावार हासिल करने के मंसूबे शुरू किए गए हैं। मजीद तफसील जानते हैं आसिफ महमूद से। शाहिद गुलाम मोहम्मद का ताल्लुक मांगा मंडी से है। उन्होंने अपने घर के करीब चंद मरले पर मुख्तलिफ इकसाम के मेडिसिन प्लांट लगा रखे हैं। हमने एलोवेरा, कवार, स्टीविया, 2 लेमन ग्रास, मलट्ठी, बनफशा, ये चीज़ें हमने बाज़ार से नहीं लेनी पड़ती हमें। ये महकमा जंगलात ने हमें ट्रेनिंग दी है, इसके बड़े फ़ायदे हैं। महकमा जंगलात पंजाब कई इकसाम के मेडिसिन प्लांट लगा रहा है। रूरल एरिया के अंदर जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं या घर बड़ा है, उसके अंदर प्लाट हैं 10 मरले 5 मरले का, उसके अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। खेतों बागीचों के अलावा घरों की छतों और गमलों में भी मेडिसिन प्लांट लगाए जा सकते हैं। मशरूम की काश्त भी मुमकिन है। लाहौर में सुंदर के इलाके में नामालूम अफराद ने चलती गाड़ी पर गोलियां बरसा दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक दोनों अफराद की लाशें पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी। फायरिंग का वाकया मोहनवाल चौक पर पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुजम्मिल मुस्तफ़ा तारिक, वल्द मोहम्मद तारिक, EMI सोसाइटी और दूसरा नामालूम शख्स गाड़ी पर सुंदर की तरफ जा रहे थे कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों मौके पर जाँ बहक हो गए। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सीनियर पुलिस अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली है। IG पंजाब ने इस सिलसिले में कहा कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि लाहौर में फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ने रंग जमा दिया। लाहौर में 6 किलो वजनी सोने की ट्रॉफी की तकरीबी रूनुमाई मुनक्कद हुई, जिसमें पाकिस्तान फुटबॉल से मुतल्लिक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। ये दूसरा मौका है ट्रॉफी पाकिस्तान में आई है। मजीद जानते हैं मोहम्मद यूसुफ अंजम से। लाहौर में वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रूनुमाई की तकरीब सजाई गई, जिसमें वुमेन टीम की कप्तान हाजरा ने कंपेयरिंग की जिम्मेदारी निभाई। ट्रॉफी के साथ पाकिस्तान आने वाले फ्रांस के साबिक कप्तान क्रिस्टिन क्रैम्बो ने नकाब उठाकर सबको ट्रॉफी का दीदार कराया।
सेक्रेटरी आईपीसी अहमद हनीफ और जई ने ट्रॉफी टूर को पाकिस्तान के लिए एक खूबसूरत लम्हा करार दिया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान कलीमुल्लाह और सद्दाम हुसैन को फीफा की जानिब से सूवेनियर पेश किए गए। आज हमने पहली दफ़ा बहुत सारे डिफरेंट लोग जो कि फुटबॉल की सक्सेस के लिए इस मुल्क में काम करते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा किया है। इससे पहले लाहौर एयरपोर्ट पर ट्रॉफी जब पहुंची तो शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान में एक दिन के टूर के बाद ट्रॉफी की अगली मंजिल सऊदी अरब है। जी नाजरीन, तो ये था इस हफ्ते का लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए इजाजत। इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रजिया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। हुकूमत की जानिब से माली साल 2022-23 के लिए 95 खरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, जबकि 12 लाख रुपए से कम सालाना कमाने वालों से टैक्स ना लेने का ऐलान किया गया है। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 9 खरब 500 अरब रुपए है। इसमें अवामी सहूलत के लिए टारगेटेड सब्सिडीज़ 699 अरब रुपए रखी गई है और ग्रांट की सूरत में 1 खरब 242 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बैतुल माल और दीगर महकमों की ग्रांट्स भी शामिल हैं। वफाकी हुकूमत के बजट का मुकम्मल अहवाल बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। अगले माली साल का वफाकी बजट पेश कर दिया गया। गाड़ियों की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तरक्याती प्रोजेक्ट के अलावा फर्नीचर वगैरह की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। काबीना और सरकारी अहलकारों की पेट्रोल की हद को 40% कम किया गया है। हुकूमत के खर्च पर लाजमी बैरूनी दौरों के अलावा तमाम दौरों पर पाबंदी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने वफाकी बजट पेश किया, जिसका कुल हजम 9,502 अरब रुपए तजवीज़ किया गया। PSDP के अखराजात 550 अरब रुपए होंगे। डेट सर्विसिंग की मद में, जैसा मैंने कहा, 3144 अरब रुपए खर्च होंगे। डिफेंस पर 1450 अरब रुपए खर्च होंगे। फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात 530 अरब रुपए, पेंशन पर 525 अरब रुपए और सब्सिडीज़ की मद में 1515 अरब रुपए खर्च होंगे और ग्रांट की मद में 1090 अरब रुपए खर्च होंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से आने वाले माली साल में रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स की शरह में तब्दीली की गई है। वो तमाम अफराद जिनकी एक से ज़ायद इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में वाक़ है, चाहे वो अपने घर हो या कोई और प्रॉपर्टी हो पाकिस्तान, और जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए या 25 मिलियन से ज़्यादा हो, उस पर फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर फ़र्जी आमदन या किराया तस्वुर किया जाएगा, जिसके नतीजे में फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स की शरह मौसर होगी। ताहम हर किसी का एक अदद ज़ाती रिहायशी घर इस टैक्स से मुस्तस्ना होगा। हुकूमत ने अगले बजट में FBR के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 7,004 अरब रुपए, नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,000 अरब रुपए मुकर्रर किया है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। वफाकी हुकूमत ने नौजवानों की मस्बत सरगर्मियों को मरबूत करते हुए ग्रीन यूथ मूवमेंट के आगाज़ का ऐलान कर दिया। इन सेंटर्स के जरिए नौजवान एक इंटीग्रेटेड जॉब पोर्टल तक रसाई और इससे मुतल्लिक रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के असरात को मद्देनज़र रखते हुए नौजवानों की मस्बत सरगर्मियों को मरबूत करते हुए ग्रीन यूथ मूवमेंट का आगाज़ किया जाएगा। मेरिट की बुनियाद पर मुफ्त लैपटॉप देने, हर किसी को किस्तों में लैपटॉप देने और 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के लिए रकम रखी जाएगी। इन ख्यालात का इजहार वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट तकरीर के दौरान किया। माली साल 2022-23 का बजट कितना अवाम दोस्त है और इस्लामाबाद के बासी इस बजट से कितना मुतमईन है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अल्लाह करे महंगाई कम हो जाए तो सब इंसान परेशान नहीं होंगे। अल्लाह के बहुत परेशान सब हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये अवाम से ईद होए। अल्लाह करे ये जो बादशाह बने हुए, जो हुक्मरान बने हुए हैं, अल्लाह इनके दिल में रहम करे। रब की बात, महंगाई के कम होने का फ़िल वक्त तो कोई चांस नहीं है, तो लेकिन इन फ्यूचर जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अगर लोगों के ज़राए आमदन और लोगों की इनकम्स भी बढ़ जाएं
तो फिर कुछ काम बराबर आ जाए तो आ जाए, लेकिन जो रेट्स एक बार चले गए इनका वापस आना तो नामुमकिन है। इसके साथ जो है ना पाकिस्तान की मैशियत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। जो दुकानदार है लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। देखिए एक शख्स जो फ़र्ज़ करें एक 60,000 तनख्वाह लेता था, उस वक्त 100 रुपये डॉलर था। अब वो जो है वो 200 रुपये के डॉलर के हिसाब से उसकी यानी कि $500 तनख्वाह हो गई। यानी कि वो उसका जो अगर इंटरनेशनल लेवल से देखा जाए जहां उसको $1,000 की आमदन थी, अब वो $500 पे आ गया। तो 100% महंगाई हुई है। इस चक्की में सब पिस गए और बर्बाद हो गए। इंशाल्लाह होगी जी, हम उम्मीद तो है। अब देखो अभी उम्मीद तो लगाई है हमने कि कुछ कमी होगी, अब देखें आगे क्या होता है। बहुत मुश्किल है यार, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, महंगाई पे कंट्रोल तो बहुत मुश्किल है जिस तरह के ये चला रहे हैं हालात। बजट आया लेकिन मुझे नहीं लगता कि महंगाई पे कंट्रोल कर सकेंगे। इंशाल्लाह देखें जब मुल्क तरक्की करता है ना, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इस बजट में, तो इंशाल्लाह इन्होंने मैशियत को ठीक कर दिया है। तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह इस बजट में रिलीफ मिलेगा, आवाम को बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। शामिल करते हैं अगली खबर। इक़्तिसादी सर्वे 2021-22 के मुताबिक पाकिस्तान में माशी शरह नमू 4.8% हदफ के मुकाबले में 6% रही, जबकि महंगाई का 8% हदफ 13% से तजावुज़ कर गया। कौमी इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक माशी शरह नमू ज़राअत, इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर, बरामदात, अहम फसलों, बड़ी सनतों और छोटी सनतों का हदफ पूरा हुआ, ताहम कपास, लाइव स्टॉक, तामीरात, जंगलात और बिजली पैदावार के अहदाफ में नाकामी हुई। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2021-22 की मज़ीद क्या फाइंडिंग्स हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुआशी शराय नमू, ज़राअत, इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर, बरामदात, अहम फसलों, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग और छोटी सनतों का हदफ तो पूरा कर लिया गया, लेकिन कपास, लाइव स्टॉक, तामीरात, जंगलात और बिजली पैदावार के अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके और इसमें नाकामी का सामना रहा। इस बात की तस्दीक कौमी इक़्तिसादी सर्वे ने कर दी है। फीकस आमदन का 2,46,414 रुपए का हदफ पूरा कर लिया गया, जबकि 11 माह में मुल्की बरामदात रिकॉर्ड $29 अरब तक पहुँच गयी। दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल 2021-22 GDP 6% रही, जबकि हदफ 4.8% मुकर्रर किया गया था। रवा माली साल ज़रई शोबे की पैदावार 4.4%, जबकि हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया था। रवा माली साल सनती शोबे की पैदावार 7.2% रही, जबकि हदफ 6.6% मुकर्रर किया गया था। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में इजाफे के रिकॉर्ड टूट गए। हफ्तावार महंगाई की शरह 2.5% से जायद के इजाफे के बाद तकरीबन 24% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान मुल्क भर में 33 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 23.98% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शामिल करते हैं अगली खबर। भारत में बरसरे इक़्तिदार हिंदू कौम परस्त जमात बीजेपी के 2 तर्जुमानों की जानिब से पैगम्बर इस्लाम से मुतल्लिक गुस्ताखाना बयानात देने पर भारत समेत दुनिया भर के मुसलमान बरहमी का इजहार कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर बायकॉट इंडिया की मुहिम भी चलाई जा रही है। इन बयानात पर दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक से मजम्मती पैगाम जारी होते रहे और बीजेपी ने दोनों पार्टी अराकीन की मौतली का ऐलान भी किया। इस हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के मरकजी रहनुमाओं की पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयानात पर दुनिया भर में शदीद एहतजाज जारी है। मिस्र, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत में बायकॉट इंडिया की मुहिम का आगाज हो गया और भारत से दरामदशुदा अशिया इस्तेमाल न करने की अपील की जा रही है। कतर ने भारतीय सफीर को तलब करके बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया और कहा भारत में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक गुस्ताखाना बयानात देकर मुनज़्ज़म अंदाज में नफरत फैलाई जा रही है, जो 2 अरब मुसलमानों की तौहीन है। खलीजी रियासत कुवैत ने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर भारतीय हुकूमत से अवामी मुआफ़ी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब ईरान ने भी भारतीय सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके बीजेपी रहनुमाओं की पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर शदीद एहतजाज किया। अमान के मुफ्ती आजम शेख ने भारतीय मसनूआत के बॉयकॉट का हुक्म जारी किया है।
اسلام آباد میں مارگلا کے پہاڑوں اور خیبر پختونخوا کے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس سے نہ صرف جانور، پودے، درخت بلکہ وہاں رہنے والے باسیوں کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ دنوں KPK میں 210 مقامات پر آگ لگنے کے واقعات پیش آئے اور آگ بجھانے کے عمل میں 3 افراد جاں بحق ہوئے. آگ لگنے کے 26% سے زیادہ واقعات میں لوگ ملوث تھے، جبکہ درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ بھی آگ لگنے کی وجہ بن رہا ہے. رواں ہفتے اسلام آباد کی مارگلا پہاڑی کے اطراف میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس پر ایک طویل جدوجہد کے بعد قابو پایا گیا. آگ بجھانے کے عمل میں CDA کے 100 سے زائد اہلکار شریک ہوئے. CDA حکام نے بتایا کہ آگ بجھانے کے لیے ہیلی کاپٹرز کی مدد بھی لی گئی. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.